हो गया स्टार्ट। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऐप पे। और आज मैं पढ़ाऊंगी सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन पेपर का मैं सॉल्यूशन कराऊंगी, ठीक है। और मैंने टॉपिक वाइज डोमेन वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया है, उस हिसाब से हम हर एक टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि किस हिसाब से सीयूईटी पीजी बीएड में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो सीयूईटी पीजी बीएड का जो इकोनॉमिक्स का डोमेन का जो कोड है वो है COQP04। उसके लिए आपको हमारे सोर्स सिलेक्शन बैच लाइव है अभी, उसमें हम लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस, ठीक है, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट, पीडीएफ, डाउट सेशन और प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आए हैं। ये पास्ट के 3 क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस है। ठीक है, इसमें बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, उससे एक क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड इलास्टिसिटी और कंज्यूमर थ्योरी से 6 क्वेश्चन। मतलब इसका वेटेज ज्यादा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सेकंड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर ये है हमारा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, ये है हमारा प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। तो इससे भी हमें 6 क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ज़्यादा वेटेज लेता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से में हम नेशनल इनकम मेजर कैसे करते हैं, नेशनल इनकम के मेजर से उससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कंजम्पशन और मल्टीप्लायर, ठीक है, मल्टीप्लायर इससे 3 क्वेश्चन। एंड मनी एंड बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम से 3 क्वेश्चन। पब्लिक फाइनेंस से 4। एंड इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लानिंग 5 ईयर प्रोग्राम्स, 5 ईयर प्लान, इन सबसे 7 क्वेश्चन। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इंडियन इकोनॉमी से, मेनली इंडियन इकोनॉमी से और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी टॉपिक का रहा है, इंडियन इकोनॉमी। उसमें इंडस्ट्री रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन, एंड देन इंडियन इकोनॉमिक थॉट से एक ही क्वेश्चन। और गवर्नमेंट स्कीम्स भी कुछ आती है, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, इन सब से थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसका एनालिसिस मैं करके लाई हूँ। आज हम देखेंगे बेसिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड इलास्टिसिटी और कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट और रिसोर्सेज से, बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और रिसोर्सेज से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के क्या कौन सी संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन सी निम्नलिखित में से, ठीक है। दे आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू देयर वांट, मतलब वे इच्छाओं की तुलना में सीमित होती हैं, ठीक है। या फिर दे आर अनलिमिटेड, क्या रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, या फिर उनका अल्टरनेटिव यूज यानी वैकल्पिक यूज होते हैं, मतलब एक से ज्यादा यूज होते हैं, एक से ज्यादा प्रयोग होते हैं, ठीक है, उपयोग होते हैं, एक से ज्यादा उपयोग होते हैं, या फिर दे हैव नो अल्टरनेटिव यूज, उनके कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो
जो हमारे संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, और हमारी इच्छाएं असीमित होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी दुर्लभता। जो हमारे चल नहीं रहा है, अरे अब इस वरना में लगा के गए तो मेरे को लगा चल रहा है। हाँ हाँ एडिट करिएगा आप। हाँ, तो जो हमारे जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, ठीक है, और हमारी इच्छाएं जो होती हैं वो असीमित होती है। यानी इन दोनों के जो गैप को क्या बोलते हैं हम, स्कैरसिटी यानी दुर्लभता। यानी इच्छाएं इच्छाएं असीमित होती हैं, यानी अनलिमिटेड, और जो हमारी संसाधन है, संसाधन यानी रिसोर्सेज, वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, यानी लिमिटेड। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें हम चाहते हैं कि हम खरीद सकें, हम वो सब नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है यानी रिसोर्सेज, जैसे कि पैसा, वो हमारे पास क्या होता है, सीमित होता है। हमारी कुछ बजट होती है, हम उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज हमारे सीमित होते हैं, ठीक है, यानी लिमिटेड होते हैं। और इच्छाएं हमारी क्या होती है, असीमित होती हैं, कि हमारी इच्छा तो सब कुछ करता है लेने की, कि हम सब कुछ ले सके, लेकिन हम सब कुछ नहीं ले पाते। तो हमारी इच्छाएं क्या होती हैं, असीमित होती है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम, दुर्लभता। ठीक है, उसको हम बोलते हैं दुर्लभता। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या होती है, दे आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट्स। वे इच्छाएं की तुलना में सीमित होते हैं। हमारे जो रिसोर्सेज है वो इच्छाओं की तुलना में सीमित होते हैं। तो ये क्या है, सही है, दे आर अनलिमिटेड। जो रिसोर्सेज है क्या वो अनलिमिटेड है, नहीं, रिसोर्सेज हमारे क्या है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं। तो ये हमारा है गलत, ठीक है। दे हैव अल्टरनेटिव यूज, उनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, यानी हमारे पास जो वस्तुएं हैं, हमारे पास जो संसाधन है, उनको हम एक से ज़्यादा तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है, ए सही है हमारा, सी सही है। दे हैव नो अल्टरनेटिव यूज, उनके कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होते हैं। संसाधन जो होते हैं हम उनको तरह तरीके से यूज कर सकते, उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा इसमें सही कौन सा है, बस ए और सी, ए और सी। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, इलास्टिसिटी और कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइसेस ऑफ सबस्टैंडर्ड गिवन गुड आइटम फॉल्स व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑन डिमांड। ठीक है, अगर निम्न स्तरीय गिवन गुड की कीमत गिरती है, ठीक है, तो वे मांग को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करेगा, जो गिवन गुड होता है, गिवन गुड जो होता है वो क्या होता है, इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड। तो जब प्राइस उसकी गिरती है, प्राइस गिरती है तो उसकी डिमांड भी क्या होती है, साथ में गिर जाती है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ गुड होते हैं जिसमें जब उनकी प्राइस गिरती है यानी कीमत गिरती है, तो ऐसे नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइसेस क्या, डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन गिवन गुड्स में उल्टा होता है, तो जब उनकी प्राइसेस गिरती है यानी मूल्य गिरता है, तो उनकी जो डिमांड होती है यानी मांग होती है वो भी क्या होती है, वो भी गिर जाती है। तो इसमें क्या है, हमारा जो डिमांड होता है वो घटता है, ठीक है, डिमांड फॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है यानी वस्तु की मांग की कीमत की लोच
वस्तु की मांग की कीमत की लोच वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ अ गुड यानी वस्तु की प्रकृति पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर उत्पादक की अपेक्षाओं पे, या फिर प्रॉफिट मोटिव जैसे कि वो लाभ का उद्देश्य क्या है उस पे, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी वस्तु के निकट संस्थापनों की उपलब्धता। क्लोज सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जैसे कि चाय और कॉफी। ठीक है, चाय और क्लोज सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, क्लोज सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, ऐसे टी एंड कॉफी। जैसे अगर चाय की चाय की डिमांड बढ़ गई यानी, या फिर चाय की प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड क्या होगी, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, जब किसी वस्तु की क्या प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है यानी मांग कम हो जाती है। अगर मूल्य बढ़ता है तो प्राइस मूल्य बढ़ता है तो डिमांड क्या, हमारी मांग क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो इस हिसाब से जब चाय की क्या प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको कुछ तो चाहिए, उसको कुछ दूसरी वस्तुएं चाहिए होती है, तो वो किस पे शिफ्ट करता है, वो कॉफी की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉफी की मूल्य नहीं बढ़ी, प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, तो उपभोक्ता इस पे शिफ्ट कर जाते हैं यानी कॉफी पे शिफ्ट कर जाता है। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट यही होता है कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती, डिमांड यानी मूल्य बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है और उपभोक्ता क्या, उसकी दूसरी जो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जैसे कॉफी, उस पर शिफ्ट कर जाता है, अब उसको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जो सस्ती है, अभी भी सस्ती है। ठीक है, दोनों के प्राइस बराबर हैं, तो ये होता है हमारा क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो वस्तु प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड डिपेंड ऑन विच, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट किस पे है, उस पे हमारी क्या, तो प्राइस वस्तु की मांग की कीमत की लोच किस पे निर्भर करती है, क्लोज सब्स्टिट्यूट पे। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट की जो प्राइस होती है कम रहेगी तो वस्तु की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो उपभोक्ता कंज्यूमर उस पर शिफ्ट कर जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड और नेचर ऑफ अ गुड, कि किस प्रकार का गुड है, गिवन गुड है, ठीक है, इन्फीरियर गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है, किस टाइप का गुड है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है ए एंड डी ओनली। ठीक है, केवल ए और डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओल्ड क्वांटिटी 25 यानी क्यों ओल्ड कितना है हमारा 25। ठीक है, ओल्ड प्राइस हमारी कितनी है, P0 हमारा है कितना 10, न्यू क्वांटिटी है हमारी 20 एंड प्राइस कितना है हमारा अभी, न्यू प्राइस 12। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसको बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस में चेंज किया हुआ, मतलब परसेंट डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं कि कैसे निकलेगा। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें चेंज क्वांटिटी में कितना चेंज आया यानी मात्रा में कितना चेंज आया और प्राइस में कितना चेंज आया उसका रेशियो। ठीक है, तो Q0 था हमारा Q0 था हमारा 25 और न्यू क्वांटिटी थी हमारी 25 और Q1 था हमारा 20, P0 हमारा कितना था 10 और न्यू प्राइस था हमारा 12, 10 एंड न्यू प्राइस हमारा था 12। ठीक है, तो क्वांटिटी तो हमारे क्या था फॉर्मूला,
इट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस अपॉन माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो हमारा डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू होगा हमारे 20 माइनस 25। ठीक है, ये हो गया -5। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेल्टा पी, ये हमारा 12 माइनस 10, आगे हमारा 2। अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, हमारे परसेंटेज में। तो परसेंटेज डेल्टा क्यू क्या होगा, -5 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी यानी 25 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 420। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी, ये है हमारा 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 10, जो कि हमारी पुरानी प्राइस थी, ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 20। तो ईडी कितना हुआ हमारा, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू अपॉन चेंज इन डेल्टा पी 20 अपॉन 20 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस क्वेश्चन का क्या आया, 1 आया हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व से, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनता वक्र की विशेषता नहीं है। उदासीनता वक्र क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, shows all the different combination of two goods which gives equal satisfaction। इंडिफरेंस का हमें दर्शाता है क्या, जो सारे के सारे जितने भी डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं दो वस्तुओं के, उसमें सारी कॉम्बिनेशन को दर्शाता है और और उसमें सारी वस्तुओं के सारी कॉम्बिनेशन को क्या, सेम इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, यानी सेम सेटिस्फेक्शन यानी सेम संतुष्टि मिलती है हर एक, अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम कंज्यूम करें। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या दर्शाता है, उसका स्लोप होता है ऐसे, ऐसे। ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, क्यों, क्योंकि जब हम एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, अगर हम एक वस्तु को बढ़ाना पड़ता है तो दूसरी वस्तु कम होती है, इसीलिए क्या होता है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, मतलब नीचे की ओर गिरता हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं नहीं होती है। ठीक है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व हमेशा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों, क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि को दर्शाता है, अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है सब में। तो अगर ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ये वाला, अगर IC1 ने इंडिफरेंस कर्व 1 ने इंडिफरेंस कर्व 2 को क्या इंटरसेक्ट किया, तो इस लेवल पे दोनों को सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगी,
जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सही है कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर यूटिलिटी, नहीं, जो इंडिफरेंस कर्व होता है जितना ज़्यादा ये ओरिजिन से यानी ओ पॉइंट से दूर रहेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा ये ओरिजिन से दूर रहेगा वो उतना ज़्यादा क्या सेटिस्फेक्शन देगा, उतनी ज़्यादा वो यूटिलिटी देगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा संतुष्टि देगा। तो सबसे ज़्यादा दूर वाला जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी देता है। तो लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, यानी निम्न उदासीनता वक्र उपयोगिता का उच्चतर स्तर प्रदान करता है, वो गलत है। ये सबसे कम, ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है वो सबसे कम यूटिलिटी देगा, यानी IC1, IC2 और IC3 में सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमें देगा, सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमें कौन देगा, IC3, फिर IC2 यानी इंडिफरेंस कर्व 2 और IC1 यानी इंडिफरेंस कर्व 1, ठीक है। तो ये गलत है हमारा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट, हाँ, इंडिफरेंस कर्व क्या डाउनवर्ड होता है, क्या लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, बाई साइड से दाई साइड की ओर नीचे की ओर ढलान रखता है, ये भी सही है, ठीक है। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, इसके हिसाब से इंडिफरेंस कर्व जो सबसे ज़्यादा ऊपर वाला होता है इंडिफरेंस कर्व वो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी देता है, यानी सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। तो वो सही है कि सबसे ज़्यादा जितना दूर इंडिफरेंस कर्व होगा वो सबसे ज़्यादा क्या सेटिस्फैक्शन देगा, सबसे ज़्यादा संतुष्टि देगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सिर्फ इसमें ये वाला गलत है कि लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, लोअर इंडिफरेंस कर्व गिव्स लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। Negative slope of a demand curve can be explained in terms of that come into play when the price of a commodity changes, ठीक है, मांग के ऋणात्मक ढलान, ठीक है, नेगेटिव स्लोप किसके के संदर्भ में समझाया जा सकता है, जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर प्रभाव डालते हैं, किसके किसके, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट पे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो होता है जब इफेक्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जब हमारी किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करता है, कंज्यूमर शिफ्ट टू अनदर सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड यानी प्रतिस्थापित गुड के, प्रतिस्थापित प्रोडक्ट के पास चला जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन गुड के पास चला जाता है। जैसे जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था टी और कॉफी, यानी चाय और कॉफी के, अगर चाय की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, चाय की प्राइस बढ़ गई तो एक कंज्यूमर क्या करेगा, वो दूसरी साइड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, डिमांड किसकी, तो फिर चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लागू करता है। और एक होता है हमारा इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, तो जब किसी वस्तु की प्राइस गिरती है, प्राइस गिर गई तो कंज्यूमर की रियल परचेसिंग पावर, रियल परचेसिंग पावर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब अगर प्राइस गिर गई तो उस वस्तु को वो ज़्यादा खरीद सकता है अपनी इनकम से, तो रियल परचेसिंग पावर क्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट मिलकर क्या करते हैं, डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग तैयार करते हैं, contributes to negative slope of demand कर्व। डिमांड कर्व क्या दिखाता है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है,
कम हो जाती है। ठीक है, तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के तरफ से हम देख सकते हैं कि डिमांड कर्व कैसे नेगेटिवली स्लोप्ड करता है, यानी कैसे उसकी ढाल क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट करने का, क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई QS अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी क्या है 2000, ठीक है, 2000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 अपॉन न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस 300 माइनस, सॉरी, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस, कितना हुआ हमारा 8,000 अपॉन 200। माइनस 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 कट गया 800 अपॉन 200, बट इसका हमें क्या चाहिए, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू क्या होगा 800 8,000 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 50, 8 5 से 40। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा पी, तो 200 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया हमारा 4, ये आ गया हमारा 400, परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू आगे अपॉन डेल्टा पी इक्वल टू 400 अपॉन 200 इक्वल टू 2। हमारा सही आंसर क्या है 2। ठीक है, हमारा सही आंसर है 2। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये होता है, मतलब ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, ग्राफ हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, और जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारा, वो यहाँ पे हमारा नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ माइनस होगा। क्यों, क्योंकि उसका जो डिमांड होता है, जो ग्राफ होता है हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो माइनस में आता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट स्ट्रक्चर, उत्पादन लागत और बाजार संरचना का कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें व्हाट वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फॉर द फर्म विद 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, यानी 2 यूनिट्स ऑफ लेबर और 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और प्रोडक्शन फंक्शन हमारा क्या है, Q इक्वल टू 5L प्लस 2K। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कितना हुआ, यूनिट ऑफ लेबर कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, कितना हुआ 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 यूनिट्स। कितनी क्वांटिटी बनाएगी, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट हमारा क्या रहेगा, इसमें हमसे पूछा था कि 2 इकाई श्रम से और 10 इकाई पूंजी से हम करने वाली फर्म से अधिकतम संभावित उत्पादन क्या होगा, मतलब अधिकतम उत्पादन क्या होगा, उसका प्रोडक्शन फंक्शन भी हमें दिया गया था 5L प्लस 2K। तो इससे कितनी यूनिट हमने बनाई 30 यूनिट। ठीक है,
माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा क्या आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको फॉर्मूले पे रख के सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो क्या होता है हमारा, यू शेप्ड होता है। वैसे ही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी हमारा क्या होता है, यू शेप्ड होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी हमारा यू शेप्ड होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसका हुआ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्यू। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जैसे कि हमारा रेंट हुआ, ठीक है, सैलरी हुई जो कि हमें देनी ही देनी है, लेबरों को सैलरी देनी ही देनी है, जो कि हम अगर कुछ भी प्रोडक्शन ना कर रहे हैं, कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वो हमारा लागत उतनी लगेगी। ठीक है, औसत परिवर्ती लागत बोलते हैं। और जब हम उसको अपने उत्पादन की क्वांटिटी से क्या डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बनता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी ऑथर स्थिर लागत। ठीक है, कि इतनी हमें देनी ही देनी है, एक आउटपुट पे हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वो होती है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू। तो इसका जो हमारा होता है ग्राफ होता है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच करने का कि कौन सा किससे मैच करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फॉर्म। ठीक है, मोनोपोली में सिर्फ एक फर्म क्या करता है, सिर्फ एक फर्म की मोनोपोली होती है, यानी सिर्फ एक फर्म है, उसकी क्या प्राइस डिसाइड करेगा, क्या क्वांटिटी डिसाइड करेगा कि कितनी क्वांटिटी हमें बनानी है, कितने प्राइस पे उसे बेचना है। ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा मोनोपोली फर्म। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव से काम कर रहे होते हैं कि वो इतनी प्राइस रखते हैं कि जिससे उनका प्रॉफिट हो। ठीक है, और क्या मार्केट में और कोई फर्म ही नहीं है कि वो उसका प्रोडक्शन करे, क्योंकि मोनोपोली फर्म में सिर्फ एक फर्म होती है। तो इस हिसाब से क्या होता है, उपभोक्ताओं के पास या ऑप्शन से नहीं होती कि वो किसको खरीदे, क्योंकि उसके पास एक ही फर्म है जो कि प्रोडक्शन कर रही है और उसके हिसाब से उसको कॉस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये लोग प्राइस मोटिव पे काम करते हैं और इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, MR इक्वल टू MC। ठीक है, जो मार्जिनल रेट और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो दोनों बराबर होती है। ये होता है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ अ मोनोपोली फर्म। तो ए का क्या हुआ, ए का 2। ठीक है, डिमांड कर फेस्ड बाय द फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, जो डिमांड कर्व होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता। जैसे अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारा जो क्वांटिटी है वो तुरंत कम नहीं होगा, प्राइस बढ़ेगी तो हमारा क्वांटिटी कम नहीं होगा, हमारा डिमांड कर्व तुरंत शिफ्ट नहीं होगा, वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा। तो हमारा जो क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारी 3-4 फर्म्स होती हैं। ठीक है, जो कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे बात करते हैं, जिसमें कि वो लोग 3-4 फर्म्स ही मिलकर क्या प्राइस डिसाइड करती हैं, प्रॉफिट डिसाइड करती है कि इतना प्रॉफिट सबको बनेगा। ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये मोनोपोली ही है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी होता है किसके साथ, अलग अलग फर्म्स के साथ। ये होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, यानी पूर्णतः लोचदार नहीं होता है। सी ऑप्शन है हमारा, इम्पोजिशन ऑफ द प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ओके, तो इम्पोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग द बिलो द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जब हमारा प्राइस सील होता है, ठीक है, कि हम इससे ज्यादा प्राइस क्या नहीं चार्ज कर सकते। प्राइस सीलिंग मतलब प्राइस
एक मिनट, प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर दिया कि वहां पे आप उससे ज़्यादा क्या प्राइस नहीं चार्ज कर सकते किसी भी कमोडिटी के लिए। तो ये क्या होता है, ये हमारा एक्सेस डिमांड की तरफ लेके जाता है। ठीक है, कि अगर हम इससे नहीं चार्ज कर सकते तो लोग क्या ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। ठीक है, हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो सी का होगा हमारा 4, इम्पोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोरिंग above the equilibrium price। प्राइस फ्लोरिंग मतलब प्राइस फ्लोर। ठीक है, मिनिमम प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिमम प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर देती है किसी भी वस्तु के लिए कि आप इस वस्तु की इससे कम कीमत नहीं दे सकते। जिससे कि जैसे एमएसपी होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको मिलता है, फार्मर्स को मिलता है, कि आप उनकी फसलों के बदले में इससे कम प्राइस आप उनको नहीं दे सकते। ठीक है, जिससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड कर देती है, तो इससे क्या होता है, हमारा एक्सेस सप्लाई होती है। ठीक है, इससे क्या होती है, हमारी एक्सेस सप्लाई होती है। तो क्या हुआ, ए का ए टू ये हो गया, ये दोनों पहले ही हमने काट दिए। ठीक है, तो A3 है, A2 B3। ठीक है, डिमांड का फेस बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा, B3। ये भी सही, ये भी सही। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इंपोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, प्राइस सीलिंग क्या डिमांड एक्सेस डिमांड की तरफ लेके जाती है, तो B3 C4 ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई नहीं होती, एक्सेस डिमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑल इनपुट रिजल्ट इन अ इंक्रीज इन आउटपुट बाय अ लार्जर प्रोपोर्शन द प्रोडक्शन फंक्शन इज सेड टू बी। ठीक है, तो जब हम इनपुट में इनपुट जो होता है हमारा, ठीक है, जैसे रिसोर्सेज हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर कैपिटल, ये सब हमारे क्या हो गए, लेबर कैपिटल रिसोर्सेज क्या हो गए, जब हम इनमें इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जब हम इनपुट में इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है, अगर हमारा आउटपुट इनपुट से ज्यादा बढ़ता है, आउटपुट इनपुट से ज्यादा इंक्रीज करता है, तो हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। ठीक है, कि हमारा जब आउटपुट इनपुट से ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और जब हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब जब हमारा इनपुट जितना बढ़ा है उतना ही आउटपुट भी बढ़े, हमारा आउटपुट भी उतना ही बढ़ रहा है, तो ये हमारा होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जब हमारा आउटपुट ज़्यादा होता है, मतलब इनपुट ज़्यादा बढ़ता है लेकिन आउटपुट क्या होता है, कम बढ़ता है उसके रिस्पेक्टिवली, वो होता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इस हिसाब से जब हमारा इनपुट क्या इंक्रीज हो रहा है लेकिन आउटपुट क्या उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। प्रोड्यूसिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये तीनों में से कोई भी नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है। पैमानिक उत्पादक प्रतिफलन तीन ही होते, कौन से, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल इज लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। हाँ, जो रिटर्न्स टू स्केल है वो लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट भी है।
ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कंसर्न विद ओनली विद लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसका है, शॉर्ट रन का है, ठीक है। और इसमें क्या, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, इसमें एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड, इसमें एक फैक्टर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा देयर इज ओनली कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इन द रिटर्न्स टू स्केल कॉन्सेप्ट, नहीं, कांस्टेंट रिटर्न्स के अलावा हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये भी हमारा क्या हुआ, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अलावा हमारा क्या, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी होता है। ऑल द फैक्टर इनपुट ऑन वेरिएबल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। जो इनपुट में जो जितने भी होते हैं, जितने भी इनपुट होते हैं हमारे, फैक्टर होते हैं किसमें, वेरिएबल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में, नहीं, एटलीस्ट कम से कम, एटलीस्ट वन फैक्टर should be fixed, वेरिएबल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन में, इन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, ठीक है, कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, हमारा बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज पर द कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, एज पर द कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन which of the following represent the increasing returns to scale, कौन सा increasing returns to scale देता है, तो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा Q A K अल्फा प्लस L बीटा, ठीक है। इसमें A क्या है हमारा, सॉरी पहले Q बताते, इसमें Q है हमारा आउटपुट, ठीक है, या फिर क्वांटिटी, और ये सब हमारे क्या होता है, इनपुट, ठीक है। ए के अल्फा एल बीटा इट इज अ इनपुट, ठीक है। के क्या है, ए क्या है हमारा टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी तकनीक, ठीक है। के है हमारा कैपिटल, एल है हमारा लेबर, ठीक है। अल्फा एंड बीटा है हमारा आउटपुट, इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर, लेबर और कैपिटल क्या, आउटपुट, इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कब होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो, एक से बड़ा हो, अल्फा प्लस बीटा एक से बड़ा हो, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्या होता है, जब हमारा अल्फा और बीटा जो है आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होती है, एक से कम होती है, ठीक है। मतलब हमारा इनपुट ज्यादा लग रहा है और आउटपुट कम आ रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा जब हमारा अल्फा प्लस बीटा एक से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से इनकम से, मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से इसमें भी हमारे आते हैं क्या, न्यूमेरिकल्स, इसमें आता है हमारा कि समष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय और उपभोग एवं गुणक, मल्टीप्लायर, ठीक है, उपभोग मतलब कंजम्पशन और नेशनल इनकम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी, कंजम्पशन फंक्शन क्या है हमारा, C इक्वल टू 40 प्लस 0.81,
वाई, ठीक है। कंजम्पशन है, जहाँ पे सी क्या है, कंजम्पशन है यानी उपभोग है, ठीक है। वाई क्या है हमारा, नेशनल इनकम है यानी राष्ट्रीय आय है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर दिस टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, फॉर दिस टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर इकोनॉमी के लिए, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए निवेश गुणक क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC क्या है हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये वाला जो होता है 0.8 जो है हमारा, क्या है हमारा, MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। के क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो के है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। MPC हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो अब हम इसको रख देंगे इस फॉर्मूले में, 1/1 माइनस 0.8, ये हो गया हमारा 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5, ठीक है। ये टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारा क्या होता है, सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी हमारा MPC कितना है, 0.8, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, MPM 0.3 है, ठीक है। तो हमारा ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर क्या होगा, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर किसमें आता है, 4 सेक्टर में, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहरी वर्ल्ड से हमारे क्या ट्रेड हो रहा है, वो होता है हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हमें क्या खुली अर्थव्यवस्था के गुणक निकालना है, यानी ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर, इसका होता है हमारा के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC प्लस MPM, मतलब दोनों मल्टीप्लायर का सब एडिशन और उसको 1 से माइनस करना। तो के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC हमारा 0.8 प्लस MPM हमारा 0.3, तो के इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, 1/1 0.5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2, हमारा आंसर कितना आया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमारा कितना आया, ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट डिमांड फॉर अ फाइनल गुड इन 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो क्या होता है फॉलोइंग में से, ठीक है। पहले तो हमारा है 2 सेक्टर, 2 सेक्टर में आता है हमारा सिर्फ टू सेक्टर में आता है बस हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। 3 सेक्टर में, 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में आता है हमारा हाउस होल्ड प्लस फर्म प्लस गवर्नमेंट, इसमें हम क्या गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करते हैं 3 सेक्टर में, और एंड में आता है हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल या फिर ओपन इकोनॉमी। इसमें हम क्या बाहरी वर्ल्ड यानी हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। आयात और निर्यात को भी क्या इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। तो
हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्रीगेट डिमांड फॉर अ फाइनल गुड, ठीक है, इन अ 3 सेक्टर मॉडल कंसिस्ट ऑफ विच, 3 क्षेत्रीय मॉडल में अंतिम वस्तुओं की समग्र मांग निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है, ठीक है। तो हमारे हमें पता है y इक्वल टू 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में क्या क्या आता है, इनकम किससे मिलकर बनती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ठीक है। तो एक्स एंटी कंजम्पशन, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो डी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम से, मनी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि पंजाब नेशनल बैंक रिसीव्स अ डिपॉजिट ऑफ 80,000, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या कितने थाउजेंड का डिपॉजिट लिया, 80,000 का, ठीक है, 80,000 का डिपॉजिट लिया, ठीक है। और रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है, 20% की, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ रिजर्व अमाउंट, पंजाब नेशनल बैंक ने 80,000 की जमा राशि प्राप्त की, आरक्षित आवश्यकता कितनी है, 20% की, ठीक है। आरक्षित राशि कितनी जमा राशि सृजित करेगी, ठीक है, कितनी जितनी भी हमने जमा की है उससे हमें और कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, मनी मल्टी, इसको हम कैसे निकालेंगे, 1/RR, यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट को क्या बोलते हैं हम, RR, ठीक है। तो पहले 20% में हम इसको क्या नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे नंबर में, 20/100 इक्वल टू 0.2, 0.2, तो 1/0.2 इक्वल टू 5, ठीक है। और डिपॉजिट कितना था, 80,000, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या कितना अमाउंट, जितना भी अमाउंट उन्होंने क्या क्रिएट किया है वो आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट क्रिएटेड इक्वल टू डिपॉजिट मल्टीप्लाई MM, यानी मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4 लाख। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, इसमें आता है हमारा क्या कि मनी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, ठीक है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई किसका, RBI का मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या क्या है। तो RBI पब्लिशेस फिगर फॉर अल्टरनेटिव मेजर ऑफ मनी सप्लाई, दे आर डिफाइंड एज, ठीक है, RBI क्या किनको परिभाषित करता है, तो इसमें हमें देखना है गलत कौन सा है, ठीक है। तो M1 क्या होता है, M1 क्या देता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, मतलब ये सही है हमारा, ठीक है। इसमें कौन कौन से सही हैं, करेक्ट कौन से वो देखने हैं, ठीक है। तो M2 है हमारा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक। M2 में हमारा क्या आता है, M1 मतलब करेंसी डिपॉजिट, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। और क्या आता है, सेविंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट रखे हैं वो, और सेविंग बैंक्स, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। M4 में, ठीक है, इसमें M3 इन्होंने गायब कर दिया। M3 क्या होता है, ब्रॉड, M3 होता है हमारा ब्रॉड मनी, जिसमें हमारे क्या आते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट फंड्स आता है, ठीक है। और लार्ज डिपॉजिट आते हैं, लार्ज डिपॉजिट आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा M4 इक्वल टू M3, M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी सही है कि M3 में ब्रॉड मनी यानी सारा M1 M2 और टोटल डिपॉजिट विद सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या एक्सक्लूड होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूड होता है, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूड होता है। अब यही ऑप्शन दूसरे तरीके से भी दे दिया है, बस इसमें लिखा है कि M3 प्लस M4 इक्वल टू M3
प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस पोस्ट सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है इंक्लूड कर दिया, लेकिन नहीं ये गलत है, हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है एक्सक्लूड होता है। ठीक है, तो हमारा गलत क्या है, ये हमारा सही कौन कौन से ए बी सी, यानी ए बी सी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के मोस्ट कॉमनली यूज मेजर कौन कौन से हैं, कि जो आरबीआई है सबसे ज्यादा किसको यूज करता है, ठीक है M1 M2 M3 और M4, वो सबसे ज्यादा किसको यूज करता है M3 में जो कि होती है ब्रॉड मनी होती है, ब्रॉड मनी मेजर होती है, और क्या ट्रेडिशनली वाइडली यूज होती है। ठीक है, ट्रेडिशनली वाइडली यूज होती है, मतलब सबसे ज्यादा यूज इसी को करते हैं, किसको ब्रॉड मनी मेजर को, और ठीक है M3 को। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो आज ये था हमारा आज का क्वेश्चन। कल मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पब्लिक फाइनेंस से कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज था हमारा बस माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हमने क्या देखे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से मेनली हमारा क्या आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, और इंडियन इकोनॉमी से हमारा कॉन्सेप्चुअल डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कल मैंने दिखाया था डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर्स, रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों हमारे क्या मेन सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं, कौन माइक्रो मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कल हम इंडियन इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन नेक्स्ट वीक से हम सारा उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीयूईटी पीजी बीएड ने एनटीए ने कोई भी सीयूईटी पीजी का कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। तो हम इस क्वेश्चंस को एनालाइज करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और उससे क्या और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया। तो मिलते हैं कल। ठीक है, धन्यवाद।